Hello friends, welcome back to YouTube channel Technical Vlogger. I hope you guys are doing extremely well and I am also good. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एएसओ की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और कैसे उसके प्रमोशन एस्पेक्ट होते हैं, कैसे एकोमोडेशन होते हैं, ट्रांसफ़र कहाँ पे होती है, जॉब लोकेशन कहाँ पे होती है, फ़ॉरेन पोस्टिंग कितनी मिलती है और फ़ॉरेन पोस्टिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है एसएससी सीजीएल का और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको पोस्ट मिलती है एएसओ इन एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में जो आपके डोजियर हैं वो आपके डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके जो डोजियर रिसीव होते हैं उनके बेसिस पे आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है आपके घर पे। अटेस्टेशन फॉर्म में फ्रेंड्स आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, जिसमें आप सारी डिटेल आपकी फिल करते हो, आपकी फैमिली के बारे में, आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन कौन सा है, मतलब बेसिक सारी चीज़ें आप उसमें फिल आउट करते हो और 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के आप वापस से उसे सबमिट करते हो डिपार्टमेंट को। उसके बाद में डिपार्टमेंट आपको मेडिकल के लिए बुलाता है और मेडिकल कंडक्ट होता है। ज़्यादातर जनरली मेडिकल कंडक्ट होता है दिल्ली में, वो कोई भी आपको एक हॉस्पिटल नॉमिनेट कर देंगे और जो आपका बैच होगा उसके रिगार्डिंग हॉस्पिटल में भी इंटीमेट कर दिया जाता है इन स्टूडेंट्स का आपको मेडिकल करना है। तो फाइनली मेडिकल की अगर मैं इसमें बात करूं तो मेडिकल बाकी एएसओ से थोड़ा सा टफ होता है इसमें। हालांकि जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए वो फैस लगभग सेम चाहिए, फिर भी मेडिकल थोड़ा सा टफ किया जाता है ताकि अगर आपको कहीं फॉरेन पोस्टिंग में भेजा जाए या फिर हार्ड सी कंट्रीज में पोस्टिंग दिया जाए, मतलब ऐसी कंट्री में आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पे वार वाली सिचुएशन है या फिर जहाँ पे इंडिया के रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी कंट्रीज में होती है तो आप उस पोस्टिंग को या फिर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होता है बाकी एएसओ से। जब आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, मतलब आपका मेडिकल पूरा हो गया, उसके बाद में फ्रेंड्स बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। एमईए डिपार्टमेंट आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है। पुलिस वेरिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे 2 स्टेप में होती है। पुलिस वेरिफिकेशन का जो पहला स्टेज है वो करती है आपकी लोकल पुलिस, मतलब आपकी लोकल पुलिस के पास में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और वो आपके घर पे आके या फिर आपको जनरली बुला लिया जाता है, पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, वो आपको नियर बाई थाना में बुला लेंगे और आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेंगे और वो कुछ तहकीकात करेंगे। उसके बाद में वो आगे वापस से रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं आपके डिपार्टमेंट को। नीचे रद्दी पेपर लेने वाला आया हुआ है, तो माइंड मत करना आवाज़ को बैकग्राउंड में, क्योंकि मुझे भी अभी ऑफिस जाना है, ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, पुलिस वेरिफिकेशन का जो सेकंड स्टेज होता है वो करता है इसमें आईबी, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जॉब थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिलती है, आप बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे को डील करना होता है, इसलिए डिपार्टमेंट आपकी 2 स्टेज में पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है। आईबी की जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें आपको ना कहीं बुलाया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आईबी की वेरिफिकेशन कब हो गई। बेसिकली वो चेक करते हैं आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल, मतलब सारी चीजें जो भी उनको लगता है, जो भी नेसेसरी है, अगर कहीं से भी अगर आप सस्पिशियस दिखते हैं तो वो सारी डिटेल चेक करते हैं। ये सारा इंटरनल प्रोसीजर होता है, किसी को पता भी नहीं होता कि वो क्या क्या चीजें आपकी चेक करके गए। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और आईबी की तरफ से क्लियरेंस दे दिया जाता है आपके डिपार्टमेंट को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको भेजा जाता है ऑफर लेटर। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग आपकी थोड़ी सी डिले हो जाती है बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपेयर में। तो काफी सारे कमेंट आते हैं कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे फ्रेंड्स ज्वाइनिंग सबसे जल्दी मिलती है, जहाँ पे अगर वेरिफिकेशन के स्टेप बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले हो जाती है। कई केस ऐसे भी आते हैं फ्रेंड्स की आईबी की तरफ से 6-6 महीने तक क्लियरेंस नहीं मिलता है और ज्वाइनिंग काफी डिले हो जाती है। चलिए, देर सवेर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है तो फ्रेंड्स आपको रिपोर्ट करना होता है दिल्ली में जाके, जो आपका हेडक्वार्टर है वहां पर रिपोर्ट करना होता है। और बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें, इस डिपार्टमेंट की जॉब लोकेशन की, तो उससे पहले फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा एमईए डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो समझना होगा। दिल्ली में फ्रेंड्स 4 से 5 ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स दिल्ली में जो जॉब लोकेशन है वो 5 जगह पे है, मतलब बड़े बड़े दिल्ली में 5 ऑफिस हैं। अगर हम बात करें एमईए के हेडक्वार्टर की तो वो साउथ ब्लॉक में है, बहुत ही अच्छी ऑफिस आपको मिलेगी। और जो एमईए का जो ऑफिस होता है सारे डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑफिस होता है।
अगर आपको चमक दमक वाली और ऐसी ऑफिस में जाना है जहां पे सभी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो। सेकंड जो ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू भवन है। इसके अलावा फ्रेंड्स अकबर भवन में है MEA का ऑफिस, इसके अलावा शास्त्री भवन में है, उसके अलावा पटियाला हाउस में है पासपोर्ट डिवीजन। तो ऐसे करके फ्रेंड्स अलग अलग कई सारे ऑफिस है। तो इन सब में से आपको किसी भी ऑफिस में बोला जा सकता है जाके ड्यूटी करने के लिए। बट बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली में फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा बाकी सारे कई स्टेट में इसके पासपोर्ट डिवीजन है, यानी कि जो पब्लिक है उनको पासपोर्ट वगैरह से डील करने में, बाकी सारी जो प्रोसेस होती है पासपोर्ट से रिलेटेड, उसके लिए हर किसी को दिल्ली ना आना पड़े, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अपने कुछ पासपोर्ट डिवीजन खोले हुए हैं अलग अलग स्टेट में। तो इनकेस ऐसा हो सकता है कि आपको वहां भी पोस्टिंग मिल जाए, बट ऐसा कम होता है क्योंकि दिल्ली की जो ऑफिस है उसमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ASO की जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि वहां पे हमें कैसा काम करना होगा, किस तरीके का वर्क प्रोफाइल होगा, वर्कलोड कितना होगा, इन सब चीजों के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जब आप ज्वाइन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको काम करना होगा IFS ऑफिसर्स के अंडर में, यानी कि जो डायरेक्ट UPSC से आते हैं IFS ऑफिसर, वो आपके बॉस होंगे। उनके नीचे आपका सेक्शन ऑफिसर होगा और उसके नीचे आप होंगे, किसी भी सेक्शन के मालिक होंगे आप। बेसिकली एक सेक्शन का जो इंचार्ज होता है वो सेक्शन ऑफिसर होता है, बट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से ऐसा होता है कि 2-3 सेक्शंस को एक ही SO मिलता है। तो उस चक्कर में फ्रेंड्स आपको एक स्पेशल सेक्शन दे दिया जाता है, आप उसके इंचार्ज होते हैं। और जो आपके IFS ऑफिसर है, जो आपको कुछ वर्क करने के लिए बोला जाएगा, मतलब कोई भी जो आपको टास्क दिया जाएगा वो आपको पुटअप करना होगा आपके SO को, और आपके SO के थ्रू वो जाएगा IFS ऑफिसर को। तो बेसिकली जो काम होता है मेनली डेस्क वर्क होता है, फाइलिंग से रिलेटेड काम होता है। जो भी आपको टास्क दिया जाता है, जो भी रिपोर्ट्स और रिटर्न्स बनानी है, वो सारी चीज़ें इनिशियली आप प्रिपेयर करनी होगी ASO को, उसके बाद में वो SO को जाएगी और उसके बाद में आपके हायर अथॉरिटीज को जाएगी। तो अगर फिर देखा जाए तो फ्रेंड्स सबसे जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ASO की होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी रिपोर्ट्स को, किसी भी डाटा को कलेक्ट करने को और किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करने की चीज़ है और जिसको प्रिपेयर करने का काम है, इनिशिएट होता है ASO के लेवल से। तो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है और आपको एक ऐसे ऑफिसर्स के नीचे काम करना पड़ता है जो कि डायरेक्ट UPSC से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम वर्कलोड आपको मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा मिलेगा। वर्कलोड की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू हाई रहता है, बट आपको रेस्पॉन्सिबल बन के काम करना होगा। बाकी सारे डिपार्टमेंट में आपको फिर भी थोड़ा मौज करने को मिल जाएगा, बट अगर आप MEA डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की, कि अगर हम इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे अकोमोडेशन का क्या सिचुएशन होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रेड पे रहती है 4600। अब 4600 ग्रेड पे के साथ ज्वाइन करते हैं और आप एलिजिबल होते हैं स्टार्टिंग में टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए। और अगर अकोमोडेशन की बात करूं तो आप 2 टाइप के अकोमोडेशन के लिए एलिजिबल है। एक आपके स्पेसिफिक अकोमोडेशन है दिल्ली में MEA डिपार्टमेंट के, तो आप उसमें अकोमोडेशन ले सकते हैं। और जो वो अकोमोडेशन है द्वारका की तरफ है और काफ़ी अच्छे फ्लैट वहाँ पे बने हुए हैं, आपको वेल फर्निश्ड फ्लैट मिलते हैं, सारी फैसिलिटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के लिए यानी कि MEA डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफाइड अकोमोडेशन बने हुए हैं, इसलिए आपको अकोमोडेशन जल्दी मिल जाते हैं। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको अकोमोडेशन मिल ही जाएगा। अगर आपको अकोमोडेशन वहाँ नहीं मिलता है तो आप जनरल पूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। बट मैक्सिमम चांसेस फ्रेंड्स यही होते हैं कि आपको अकोमोडेशन MEA वाले जो क्वार्टर्स हैं उनमें मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में, कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसे रहेंगे, आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे, आपकी कैरियर ग्रोथ क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग ग्रेड पे रहेगी फ्रेंड्स 4600 और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो रहने वाली है 44,900। तो फ्रेंड्स जब आपको इस ग्रेड में यानी कि ग्रेड पे 4600 में रेगुलर सर्विस हो जाएंगे 8 से 10 साल, उसके बाद में फ्रेंड्स आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा और आप बन जाएंगे सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के बाद में फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो बोला जाता है अंडर सेक्रेटरी, या फिर उसे कहीं कहीं एडिशनल डायरेक्टर भी बोल देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो होगा फ्रेंड्स डिप्यूटी डायरेक्टर का,
और डिप्यूटी डायरेक्टर के बाद में जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो होता है डायरेक्टर का। तो फ्रेंड्स ये आपकी प्रमोशनल ग्रोथ रहेगी। अगर आप इस डिपार्टमेंट में रेगुलर रहते हैं, मतलब आपने कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दिया, तो आप डिप्यूटी डायरेक्टर या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम की, कि इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है कि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जब आपकी रेगुलर सर्विस हो जाती है एएसओ में कंटिन्यू 4 साल की, उसके बाद में फ्रेंड्स आप एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट वो डिपार्टमेंटल एग्जाम रेगुलर नहीं रहती है, डिपेंड ऑन वैकेंसी कि कितनी वैकेंसी वहाँ पे बन रही है, कितनी वैकेंसी नहीं बन रही है। बट फ्रेंड्स अगर 4 साल के बाद में ये डिपार्टमेंटल एग्जाम आई और अगर आप इस डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप सीधे बन जाते हो एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे के जो प्रमोशन है रेगुलर सर्विस यानी कि आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट का जो मेन जो एक्सपोजर है फॉरेन पोस्टिंग, कि इस डिपार्टमेंट में फॉरेन पोस्टिंग होती है तो किस तरीके की होती है, कितने साल के लिए होती है और उसमें कितनी सैलरी मिलती है, कितने अलाउंसेज हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉरेन कंट्रीज में भी ऑफिस होते हैं लाइक एम्बेसी वगैरह। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको जाके सर्विस करने का मौका मिलता है और यही वजह है कि इस डिपार्टमेंट की जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत रेस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करेंगे तो पहली बात तो जो आपके लाइजन है, आपके कॉन्टैक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी सोशल रेप्यूटेशन जो है भाई एक बार छप्पर फाड़ होने वाली है। देखिए पावर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप डेलीगेशन में रहते हैं तो बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी आपकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है इस डिपार्टमेंट पे। तो जब फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट को आप एज एएसओ ज्वाइन करेंगे तो फ्रेंड्स उसके 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में एक सेक्शन होता है एडमिन सेक्शन। तो एडमिन सेक्शन का फ्रेंड्स काम रहता है कि वो जो आपकी पोस्टिंग है, जो भी सारे एम्प्लॉय हैं MEA डिपार्टमेंट के, उनको वॉच करता है कि किस बंदे की पोस्टिंग कहाँ पे करनी है और किस बंदे ने कितना सर्विस कहाँ पे कर लिया है। एक्चुअली फ्रेंड्स वो सेक्शन हर साल एक सर्कुलर निकालता है, यानी कि आपके हेडक्वार्टर की तरफ से एक सर्कुलर निकलता है और उसमें फ्रेंड्स वो जो वॉलंटियर हैं जो जाना चाहते हैं बाहर कंट्री में सर्विस देने के लिए, उनका लिस्ट मांगा जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स होता ही है कि हर कोई अपना नाम देता है, क्योंकि वहाँ पे अलाउंसेस पे वगैरह थोड़ी सी बेटर है। बहुत सारे अलाउंस की वजह से वहाँ पे जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है और एक सबके माइंड में फॉरेन सर्विस करने की रहती है, इसी वजह से वो MEA डिपार्टमेंट ज्वाइन करा है, वरना वो CSS वगैरह ले सकता था। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि वहाँ पे काफ़ी मारामारी होती है फॉरेन पोस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स डिपार्टमेंट कंट्रीज को कैटेगराइज करता है, यानी कि क्लास 1 कैटेगरी, क्लास 2 कैटेगरी, क्लास C कैटेगरी, उसके बाद में हार्ड C कैटेगरी। हार्ड C कैटेगरी में फ्रेंड्स वो कंट्रीज आती हैं जहाँ पे इंडिया के रिलेशन थोड़े से अच्छे नहीं है, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ऐसे जो कंट्री है जहाँ पे वार लाइक सिचुएशन है वो हार्ड C कंट्रीज में आते हैं और हार्ड C कंट्री के लिए सबसे कम प्रेफरेंस भरी जाती है, मतलब कोई नहीं चाहता वहाँ पे जाने के लिए। इसलिए अगर आपकी सीनियोरिटी कम है तो आपको स्टार्टिंग हार्ड C सिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपसे सीनियर है पहले उनको कंसीडर किया जाएगा अच्छे कंट्रीज में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स सर्विस के स्टार्टिंग में आपको हार्ड C कंट्रीज में सर्विस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी सीनियोरिटी थोड़ी सी अच्छी होती जाएगी आपका जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी कंट्री में आई है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप मना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी जगह पे बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं जाने के लिए और डिपार्टमेंट पहले उनको कंसिडर कर लेगा। बट क्योंकि आपके मना करने से डिपार्टमेंट का हिसाब गड़बड़ाता है, जब भी कोई कैंडिडेट मना करता है ऐसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो वो आपको कुछ टाइम के लिए डिबार कर देते हैं लिस्ट से कि आप वापस से अप्लाई नहीं कर सकते फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फॉरेन कंट्री में सैलरी और अलाउंस के बारे में। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस कंट्री में हुई है, उसी कंट्री के हिसाब से आपको अलाउंस और पोस्टिंग मिलती है। क्लास 1 जो कंट्री है उसमें आपको अलाउंसेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी है उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको अलाउंसेज मिलते हैं। बट फ्रेंड्स आप हार्ड C लाइक कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलाउंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी अलाउंस, डेंजर अलाउंस। तो फ्रेंड्स आपकी जो सैलरी है फॉरेन पोस्टिंग में, आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आप किस लोकेशन में जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आपका कौन कौन सा अलाउंस आपको मिल रहा है। अगर मैं फ्रेंड्स एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहूँ तो आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में
वहाँ पे फ्रेंड्स 1.5 लाख से 2.5-3 लाख तक चली जाती है, डिपेंड ऑन कंट्री इन विच यू आर सर्विंग। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि जब हमारी फॉरेन पोस्टिंग होती है, भले ही वो एलडीसी में हो या फिर एएसओ में हो, तो क्या हम अपनी फैमिली को साथ में ले जा सकते हैं और फैमिली को क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब होता है फ्रेंड्स आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उसके अलावा फ्रेंड्स आप पे जो डिपेंडेंट है, यानी कि फादर और मदर। अगर आप पे डिपेंडेंट आपने शो किया है एट द टाइम ऑफ फिलिंग डिटेल्स, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके टाइम आपसे भरवाया जाता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपकी फैमिली में कौन कौन आप पे डिपेंडेंट है, तो उसके बेसिस से फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आप फॉरेन में किस किस को ले जा सकते हैं। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको ट्रीट करता है बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे आपको बेस्ट सर्विस दी जाती है, बेस्ट एरिया में आप रहते हैं। और फ्रेंड्स फॉरेन पोस्टिंग में अगर आपकी पोस्टिंग एम्बेसी में होती है तो एम्बेसी का मतलब होता है कंट्री विद इन ए कंट्री। एम्बेसी की जो फैसिलिटी है फ्रेंड्स सबसे बेस्ट फैसिलिटी होती है, क्लास 1 फैसिलिटी होती है। वहाँ पे आपको सबसे अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। बट उसके साथ में कॉइन का दूसरा हिस्सा भी होता है। कई लोग बोलते हैं फ्रेंड्स आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं, अच्छे से सारा इंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे जो बॉस थे लास्ट, वो फॉरेन सर्विस करके आ चुके हैं एम्बेसी में, तो मैंने उनसे बहुत तरह उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स अगर आपकी पोस्टिंग किसी अच्छी कंट्री में नहीं हुई है, लाइक अगर आपकी पोस्टिंग थोड़ी सी बेकार कंट्री में हुई है जहाँ के रिलेशन इंडिया से अच्छे नहीं हैं, तो इवन कि आपको एम्बेसी से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता, आपको कहीं भी घूमने की इजाज़त नहीं होती, किसी से बात करने तक की इजाज़त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट के सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट होते हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, मतलब आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस भी करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स फॉरेन पोस्टिंग के टेन्योर की अगर हम बात करें तो हार्ड एरिया में सर्विस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए डिपार्टमेंट वहाँ पर आपकी जो टेन्योर रहता है वो 1.5 से 2 साल का होता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स बाकी जो सारी कंट्रीज है वहाँ पर सर्विस करना ईजी होता है, वहाँ पे आप आपके मन से सर्विस करते हैं, इसलिए आपको जो मैक्सिमम टेन्योर है डिपार्टमेंट ने जो फिक्स किया है वो है 3 साल का। 3 साल का टेन्योर करने के बाद में आपको वापस से आना पड़ेगा दिल्ली हेडक्वार्टर। उसके बाद आप यहाँ पे सर्विस करेंगे और वापस से जब डिपार्टमेंट आपको प्रेफरेंस मांगेगा, जब आप एलिजिबल होंगे, उसके बाद में आपको वापस से अगली फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी। टिल लाइफ में फ्रेंड्स आपको मिनिमम 5 से 7 पोस्टिंग मिल जाती है फॉरेन पोस्टिंग, जिसमें लास्ट की 1 या 2 पोस्टिंग होती है वो क्लास ए कंट्री में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ कंट्री ऐसी भी होती है जो नॉन फैमिली कंट्री है, जहाँ पे वार लाइक सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते। ऐसा फ्रेंड्स सिर्फ एमईए में नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। अगर आप बीआरओ में सर्विस कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं जिनकी ऑफिस हार्ड एरियाज में भी है, विद इन कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में भी, तो वहाँ भी आप फैमिली को नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपकी पोस्टिंग होती है फॉरेन पोस्टिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैक्सिमम जो आपकी सर्विस है वो फ्रेंड्स रहती है दिल्ली में ही, क्योंकि यहीं पे आपके हेडक्वार्टर हैं और उसके अलावा 5-6 ऑफिस और भी है यहाँ पे। अगर आप एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक है, अंडर 200 आपकी रैंक है, और आप चाहते हैं दिल्ली में सर्विस करना और कुछ फॉरेन पोस्टिंग का भी मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये डिपार्टमेंट बेस्ट डिपार्टमेंट है आपके लिए। रेप्यूटेशन से ले लो, सैलरी से ले लो, सारे एस्पेक्ट को देखते हुए। बट फ्रेंड्स इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि अलग अलग स्टेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस हैं इस डिपार्टमेंट के, तो वहाँ भी आपको भेजा जा सकता है एक फिक्स टेन्योर के लिए कि आपको इतने साल की वहाँ पे पोस्टिंग कर दी। और अगर आप इस डिपार्टमेंट में होम स्टेट में पोस्टिंग चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो होना चाहिए, तभी आपके होम स्टेट में पोस्टिंग दी है, नहीं तो जो आपकी पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही रहेगी ज़्यादातर। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट की सैलरी के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये सैलरी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको दिल्ली की पोस्टिंग के हिसाब से। जब आप दिल्ली में सर्विस कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे ग्रेड पे 4600 पे, और जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी फ्रेंड्स 44,900। तो सारे अलाउंस को मिला के जून 2020 के हिसाब से, जहाँ की डीए रेट 17% है, उसके हिसाब से फ्रेंड्स जो आपकी स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 70,000 के आसपास, और जो आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी वो बनेगी 62,000 के आसपास। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने फ्रेंड्स पूरी कोशिश की है बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रखने की। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।